हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने बजट के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होती है गवर्नमेंट की, है ना। फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होती है, और साथ ही साथ हमने फाइनेंशियल पॉलिसी के तहत बजट को डिस्कस किया था। बिकॉज बजट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। बजट में हमने देखा था कितने तरह के अकाउंट होते हैं। हमने रेवेन्यू अकाउंट देखा था, कैपिटल अकाउंट देखा था। रेवेन्यू अकाउंट में हमने एक्सपेंडिचर और रिसीट दोनों के बारे में देखा था, क्या क्या सोर्सेस हैं। फिर कैपिटल अकाउंट में हमने देखा था एक्सपेंडिचर और रिसीट दोनों के क्या क्या सोर्सेस हैं। आज हम बजट डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर डेफिसिट के बारे में देखें तो इकोनॉमी में डेफिसिट कई तरह के हो सकते हैं, है ना। डेफिसिट कई तरह से के हो सकते हैं। सबसे पहले डेफिसिट को समझेंगे। डेफिसिट होता क्या है? डेफिसिट का मतलब होता है कमी, है ना। जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो उसके इनकम से एक्सीड कर जाए, है ना, ज्यादा हो जाए, तो उसे कहते हैं डेफिसिट, है ना। जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर उसके इनकम से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? डेफिसिट, है ना। तो डेफिसिट का मतलब हुआ एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, तो उसे क्या कहेंगे? डेफिसिट। डेफिसिट कई तरह के हो सकते हैं। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इन सारे डेफिसिट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहला है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब, जैसा मैंने बताया आपको, डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए, है ना। तो वो कमी जो आएगी, जो गवर्नमेंट के पास जो कमी होगी, उसे क्या कहेंगे? डेफिसिट। यानी आपका इनकम अगर 1000 रुपीज है और एक्सपेंडिचर अगर 1500 हो जाए, 1500 हो जाए, तो यहाँ पे इनकम कितना है? 1000 और एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपका? 1500। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डेफिसिट हुआ, है ना। डेफिसिट कितने का हुआ? 500 की डेफिसिट हुई, 500 की कमी हो गई, है ना। उसी तरह गवर्नमेंट का भी जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसके डिफरेंस को डेफिसिट बोला जाता है, और वहां पे एक्सपेंडिचर इनकम से एक्सीड कर जाता है, ज्यादा हो जाता है, और इसलिए गवर्नमेंट को वो कमी होती है, जिसे डेफिसिट कहा जाता है। तो बजट डेफिसिट का क्या मतलब है? हमने पिछले क्लास में बजट को पढ़ा था। बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गवर्नमेंट की एक फिस्कल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर होगा और कितना इनकम होगा, इसी स्टेटमेंट को बजट बोला जाता है। यानी बजट क्या बताता है? उस गवर्नमेंट का आने वाले फिस्कल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर होगा या और कितना इनकम होगा, उसी को बजट बोला जाता है। तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? बजट डेफिसिट का मतलब, सिंपल मतलब है कि रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर, है ना। बजट में हमने क्या देखा था कि रिसीट कितना होगा और एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो डेफिसिट क्या हो जाएगा? रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर। और मैंने यहां बताया आपको कि जब एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है रिसीट से, रिसीट मतलब होता है इनकम, जब एक एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति को डेफिसिट बोला जाता है। यानी रिसीट माइनस जब एक्सपेंडिचर निकालेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर निकालेंगे, ये हमेशा आपको नेगेटिव वैल्यू देगी। ये हमेशा आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज्यादा है ना। ये एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, इसी को कहा जाता है डेफिसिट, यानी कमी। तो ये वैल्यू क्या आएगी? डेफिसिट नेगेटिव में, है ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इनकम कितना था? 1000 और एक्सपेंडिचर कितना था? 1500, है ना। तो माइनस 500, ये जो 500 है उसे बोलेंगे डेफिसिट, यानी 500 की कमी हुई, और ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा, है ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है। आगे चलते हैं। तो बजट डेफिसिट का सिंपल मीनिंग क्या है? बजट इनकम, बजट रिसीट या बजट इनकम माइनस बजट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर,
और ये निगेटिव में आना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिसीट से, तभी डेफिसिट होगा। तो बजट डेफिसिट बराबर बजट रिसीट माइनस बजट एक्सपेंडिचर, और ये वैल्यू निगेटिव में आएगी क्योंकि बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा बजट रिसीट से। अब हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो बजट रिसीट है, बजट जो रिसीट है वो दो तरह का था, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स यानी रेवेन्यू इनकम प्लस कैपिटल इनकम, इसको मिलाकर टोटल बजट इनकम निकलता था। तो बजट रिसीट निकालते समय क्या करेंगे, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को जोड़ देंगे तो बजट रिसीट है। उसमें से क्या करेंगे, बजट एक्सपेंडिचर को घटा देंगे। और बजट का एक्सपेंडिचर भी दो तरह का था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे तो बजट एक्सपेंडिचर निकलेगा, और बजट एक्सपेंडिचर को बजट रिसीट से घटाएंगे तो डेफिसिट प्राप्त होगा जो कि नेगेटिव वैल्यू में होगी क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट बजट डेफिसिट, सिंपल है। नेक्स्ट जो डेफिसिट है हमारा, नेक्स्ट डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट वैसा डेफिसिट है जो रेवेन्यू अकाउंट से सिर्फ रिलेटेड है। बजट डेफिसिट में हमने देखा कि बजट जो टोटल बजट है उसमें जो इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है उसको बजट डेफिसिट बोल रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ कि रेवेन्यू अकाउंट में जो रेवेन्यू इनकम जनरेट होगा, रेवेन्यू रिसीट जो जनरेट होगा उसके और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। क्योंकि ये सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट से मतलब रखता है, रेवेन्यू अकाउंट से। मैंने बताया था बजट में दो अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो बजट डेफिसिट निकालते समय दोनों अकाउंट को हम देख रहे थे, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट निकालते समय सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट को चेक करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट में जो रिसीट होगा, जो इनकम जनरेट होगा, उसमें से रेवेन्यू अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर हुआ उसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट। और ये भी निगेटिव में आएगा क्योंकि यहां भी एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है इनकम से। अंडरस्टूड? ओके, तो एफआरबीएम एक्ट 2013 में, एफआरबीएम एक्ट 2013 में रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करने का टारगेट रखा गया था, है ना। रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करने का टारगेट रखा गया था, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे जीरो, एफआरबीएम 2013 में रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करने का टारगेट रखा गया। इसका मतलब क्या था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट। अब ये एफआरबीएम एक्ट क्या है? एफआरबीएम एक्ट का मतलब है फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट 2003 में लागू किया गया था, ये एक्ट 2003 में लागू किया गया था और इसमें कई बार अमेंडमेंट किया जा चुका है ना। 2013 में एफआरबीएम एक्ट में अमेंडमेंट करके रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो का टारगेट रखा गया था। ये करता क्या है? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या करता है? गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो फिस्कल स्टेटस है उसको चेक करता है। यानी गवर्नमेंट की जो डेफिसिट है वो एक लिमिट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, उसको ये चेक करता है एफआरबीएम एक्ट, और इसलिए ये हर साल नए नए टारगेट सेट करता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो रखा गया था, लेकिन 2018-19 में रेवेन्यू डेफिसिट के कंसेप्ट को एफआरबीएम एक्ट से बाहर कर दिया गया, है ना। यानी गवर्नमेंट अब रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट को फिक्स नहीं करती है ना। रेवेन्यू डेफिसिट से अपना ध्यान गवर्नमेंट ने हटा दिया, यानी ये हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट में से, रेवेन्यू डेफिसिट में से, रेवेन्यू डेफिसिट में से जब ग्रांट्स को घटा दिया जाता है, ग्रांट्स इन एड को घटा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। हमने पिछले क्लास में देखा था कि रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंडिचर और इनकम की बात की गई थी, एक्सपेंडिचर और इनकम की बात की गई थी। एक्सपेंडिचर में हमने देखा था, एक्सपेंडिचर में कई तरह के एक्सपेंडिचर थे, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड, है ना। ग्रांट्स इन एड क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को अनुदान के रूप में दिया जाता है ना। ना इस पे प्रिंसिपल देने की जरूरत होती है स्टेट को, ना इस पे इंटरेस्ट देने की जरूरत पड़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं? ग्रांट्स इन एड, अनुदान के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है। जब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे तो क्या करेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स इन एड को हटा दिया जाएगा, है ना। यानी ये ग्रांट्स इन एड कैसा एड है? जो स्टेट को दिया जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा, है ना। इससे क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट कम आ जाएगी, है ना। तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हम अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे काम करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट को हमने हटा दिया है 2018-19 से, हमने रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट करना बंद कर दिया, और हमारा नया जो टूल्स है फिस्कल मैनेजमेंट का, वो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें हम क्या करते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स इन एड्स को हटा देते हैं, है ना। ग्रांट्स इन एड क्या है? स्टेट्स को दिया गया अनुदान। ओके, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है फिस्कल डेफिसिट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिस्कल डेफिसिट। यहां पे समझते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या है। मैंने अभी बताया आपको कि बजट डेफिसिट जब निकालते हैं क्या करते हैं? बजट इनकम में से बजट एक्सपेंडिचर को घटाते हैं, बजट एक्सपेंडिचर को घटाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बजट इनकम दो तरह का होता है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड बजट एक्सपेंडिचर। यहां पे क्या करना है? यहां पे क्या करना है? जो कैपिटल इनकम है, कैपिटल इनकम दो तरह का हो सकता है, डेट और नॉन डेट, डेट एंड नॉन डेट, ये दो तरह का इनकम हो सकता है कैपिटल इनकम। डेट वाला इनकम कौन सा होगा? जो गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी, बोरो करेगी, उसको डेट इनकम कहेंगे, उससे जो इनकम होगा वो डेट इनकम हुआ। और नॉन डेट इनकम जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? एसेट को सेल करती है, अपने एसेट को सेल करती है, या फिर लोन की रिकवरी करती है। लोन जो दे रखा है गवर्नमेंट ने, उसकी रिकवरी जब होती है या एसेट को सेल करती है, तो उसे क्या कहते हैं? नॉन डेट इनकम। ओके, तो बजट डेफिसिट में जब डेट इनकम को यानी बोरोइंग को घटा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। यानी बजट डेफिसिट में जब डेट इनकम को घटा दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट बोरोइंग को घटा दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। बाकी सेम चीज है बजट डेफिसिट की तरह। डेट इनकम को, यानी बजट डेफिसिट का मतलब क्या था? बजट इनकम माइनस बजट एक्सपेंडिचर, और बजट इनकम में रेवेन्यू इनकम भी ले रहे थे और कैपिटल इनकम भी ले रहे थे, और कैपिटल इनकम में दोनों तरह का इनकम लिया जा रहा था, डेट इनकम और नॉन डेट इनकम। लेकिन जब फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे
उसमें जो इनकम लिया जाएगा उसमें कैपिटल इनकम का जो डेट इनकम वाला पार्ट है उसको नहीं लेना है, उसको माइनस कर देना है, फिर क्या हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है गवर्नमेंट का, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होता है गवर्नमेंट का। तो फिस्कल डेफिसिट यहां इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि फिस्कल डेफिसिट के अमाउंट के बराबर ही गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग करती है। फिस्कल डेफिसिट जितना होता है उसी के अमाउंट के बराबर गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग करती है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतना ही गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। ठीक है, अब यहां पे ये जरूरी है कि फिस्कल डेफिसिट को एक लिमिट के आगे नहीं बढ़ने देना जाना चाहिए, है ना। फिस्कल डेफिसिट को एक लिमिट के आगे बढ़ने नहीं देना जाना चाहिए, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने एफआरबीएम एक्ट में 2018-19 में अमेंडमेंट करके 2020-21 के लिए फिस्कल डेफिसिट को 3% फिक्स कर दिया था। 3% ऑफ जीडीपी, 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट ने इसे फिक्स किया था। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट उतना ही ज्यादा बोरोइंग करेगी, और जितना ज्यादा बोरोइंग करेगी गवर्नमेंट उतना ज्यादा हमारे इकोनॉमी में क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट अगर बोरोइंग करेगी तो गवर्नमेंट बोरोइंग कहां से करती है, बैंक से करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करती है, या फिर पब्लिक से करती है, या फिर फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर होते हैं, उनसे बोरोइंग करती है। तो गवर्नमेंट ने अगर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करना स्टार्ट कर दिया, क्यों स्टार्ट कर दिया, फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो क्या होगा, जो लोन का अमाउंट है बैंक के पास, है ना, बैंक के पास प्राइवेट प्लेयर्स को लोन देने के लिए पैसा नहीं रहेगा, है ना। और प्राइवेट प्लेयर्स को लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को काफी बढ़ा देगी, है ना। और इससे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो लोन नहीं ले पाएंगे, और उससे क्या होगा, उनका जो सेटअप है धीरे धीरे कम होगा, और उन्हें अपने एम्प्लॉय को कम करना होगा। और इसी इफेक्ट को कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यानी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या को कम करना, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े फर्म हैं, वो लोन नहीं ले पा रहे हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। इसी को कहा जाता है क्राउडिंग इफेक्ट। इसीलिए एफआरबीएम एक्ट के तहत फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को कम रखा गया है, 3% रखा गया है कि उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, है ना। अगर उससे ज्यादा होता है तो इकोनॉमी में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे इकोनॉमी हमारा स्लो डाउन हो सकता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ सकता है। लेकिन हर साल एफआरबीएम एक्ट में एक और क्लाउज है कि गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट जो 3% का टारगेट है या कोई भी जो टारगेट फिक्स किया गया है उसको हर साल अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ा घटा सकती है। और इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हर साल फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को बढ़ाती है। जैसे अगर बात करें 21-22 की, तो 3.5% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटस को जानने के लिए। ठीक है, आगे 2-3 और डेफिसिट बचा हुआ है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।